वंदे मातरम प्यारे साथियों। आज की क्लास में हम 10 जनवरी के करंट अफेयर्स को देखेंगे और इस क्लास की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से जुड़ सकते हैं। और इस क्लास के अलावा एक लल्लन टॉप और सर के द्वारा जो मैदान सीरीज ली जा रही है, मैदान सीरीज और कल के प्रश्नों के रिवीजन की क्लास आती है, तो उस क्लास को भी आप डेली जरूर लीजिए। आपका एक बेहतरीन रिवीजन होगा जिससे आपको चीज़ें जो भूलने की यह आदत है या जो चीज़ें बार बार रिवाइज होने से आपको एग्ज़ाम में इसका बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। हाल ही में नई खोजों के साथ कौन सा देश लिथियम भंडार वाला दुनिया का दूसरा शीर्ष देश बन गया है? तो नई जो लिथियम की खदान है इनकी खोज चीन में हुई है और इसके साथ ही चीन दुनिया का दूसरा शीर्ष भंडारण वाला देश बन गया है लिथियम का। तो चीन में अभी जो है लिथियम के भंडार मिले। तिब्बत वाला जो क्षेत्र है जो चीन के कब्जे में, तो तिब्बत में लिथियम के भंडार मिले और जो लिथियम की खदानें होती है इन्हें स्पोर्ट यूमिन खदानें कहा जाता है। स्पोर्ट्स यूमिन खदानें कहा जाता है लिथियम की खदानों को। और चीन में अब कुल 16.5% विश्व के कुल लिथियम का 16.5% लिथियम के भंडार अब चीन में उपस्थित है। और इसके साथ ही चीन जो सेकेंड रैंक पर आ गया है चीन लिथियम के भंडार में। ये आपको ध्यान रखना है कि लिथियम के भंडार में पहले स्थान पर कौन है? तो पहले स्थान पर चिली है और दूसरे स्थान पर चीन है। अगर बात करें लिथियम का परमाणु क्रमांक क्या है आवर्त सारणी में, तो 3 इसका परमाणु क्रमांक है। और परमाणु भार कितना है इसका? तो 6.9 इसका परमाणु भार है लिथियम का। और लिथियम यह सबसे हल्की धातु होती है। सबसे हल्की धातु कौन सी होती है? लिथियम होती है। और ओस्मियम सबसे भारी धातु होती है। लिथियम का उपयोग आयन बैटरियों में किया जाता है। जो इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों की बैटरियाँ रहती इनमें इनका प्रयोग होता है। और कृत्रिम पेसमेकर जो हृदय में लगाया जाता है, जो ऐसे नोड होता है जिसे कृत्रिम पेसमेकर कहा जाता है, जो हार्ट बीट को कंट्रोल करने का कार्य करता है। हार्ट बीट को जो चलती है उसे चलाने का काम कर देता है। तो जो कृत्रिम पेसमेकर लगाया जाता है उसमें भी लिथियम का प्रयोग किया जाता है, जो कि एक परमाणु खनिज है। ये आपको ध्यान रखना है। अगर चिली की बात करें, चिली देश की, तो सेंटियागो इसकी राजधानी है। और यहाँ पर तांबा की प्रसिद्ध कौन सी खदान है? तो चिक्की कमाटा खदान है, यह तांबे के लिए प्रसिद्ध है चिली की। बोलिविया की बात करें तो लापाज इसकी राजधानी है। और विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित राजधानी कौन सी है? तो लापाज राजधानी है बोलिविया की। और बोलिविया का जो पठार है यहाँ पर किस चीज़ के भंडार पाए जाते हैं, किस धातु के? तो यहाँ पर टीन मिलता है हमें बोलिविया के पठार पे, ये आपको ध्यान रखना है। और विश्व की सबसे ऊंची राजधानी कौन सी है? लापाज है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में भारत और तालिबान के बीच पहली शीर्ष स्तरीय वार्ता कहाँ हुई है? तो पहली बार शीर्ष स्तरीय वार्ता हुई है भारत और जो तालिबान है उनके मध्य। तो दुबई में यह वार्ता संपन्न हुई है। भारत और तालिबान के मध्य पहली शीर्ष स्तरीय वार्ता का आयोजन हुआ है और दुबई यूएई में इस वार्ता को आयोजित किया गया था। और इसमें जो हमारे विदेश सचिव है विक्रम मिश्री जी, इन्होंने नेतृत्व किया है या इन्होंने इसकी अध्यक्षता की है भारत की ओर से। और यह इस समय भारत और तालिबान की शीर्ष स्तरीय वार्ता हुई है जिस समय अभी पाकिस्तान और तालिबान के मध्य संघर्ष चल रहा है। तो यह वार्ता और भी महत्वपूर्ण होती है। जो हमारा दुश्मन है, जो हमारा दुश्मन है और जो पाकिस्तान का भी, जो हमारा दुश्मन है पाकिस्तान और जो इसका भी दुश्मन है तालिबान का पाकिस्तान, तो जो दोस्त हमारे दुश्मन का दोस्त है वह तालिबान है जिसके साथ हमारी बैठक हुई है। और इस बैठक को महत्वपूर्ण माना जा रहा है इस दृष्टि से कि तालिबान की भी जो अच्छी संबंध नहीं है पाकिस्तान के साथ। अफगानिस्तान में स्थिरता स्थापित करना इस जो वार्ता है इसका मुख्य उद्देश्य रहा है। और विक्रम मिश्री जी इसमें भाग लिया था, ये आपको ध्यान रखना है। और जिसे अफगानिस्तान है इसे हार्ट ऑफ एशिया, एशिया का हृदय स्थल भी कहा जाता है अफगानिस्तान को। अगर बात करें यहाँ के प्रमुख दर्रे कौन से हैं, भारत में प्राचीन समय में इन्हीं दर्रों से विदेशी आक्रमण हुए हैं। तो काबुल है इसकी राजधानी है तालिबान की। और अगर दर्रे की बात करें तो दर्रे की बात करें अगर अफगानिस्तान की राजधानी क्या काबुल है। और अगर दर्रे की बात करें तो यहाँ पर 2 प्रमुख दर्रे, खैबर दर्रा और बोलन दर्रा, इन्हीं दर्रों से प्राचीन भारत में विदेशी आक्रमण हुए थे, खैबर और बोलन दर्रों से। अगर भारत की बात करें तो भारत ने क्या निर्माण करवाया है यहाँ पर? तो भारत ने एक सलमा या जो दोस्ती बांध है इसका निर्माण करवाया है यहाँ पर। दुबई में महिला T20 वर्ल्ड कप का आयोजन भी होता है। दुबई में यूएई में इस बार महिला T20 वर्ल्ड कप का आयोजन भी हुआ था जिसकी विजेता न्यूजीलैंड महिला टीम रही थी और दक्षिण अफ्रीका इसका उपविजेता रहा था। ग्लोबल फिनटेक समिट का आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो मुंबई में हुआ है ग्लोबल फिनटेक समिट का आयोजन। इसके अतिरिक्त जो इंडियन ओलंपिक समिति है इसकी बैठक भी कहाँ पर होती है?
जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है इसकी बैठक भी इस बार कहाँ पर होती है, तो मुंबई में इसकी बैठक होती है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो ल्यूसाने स्विट्जरलैंड में इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का मुख्यालय है, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में भारतीय परमाणु संस्थाओं पर लगे प्रतिबंधों को समाप्त करने की घोषणा किसने की है, तो भारतीय जो परमाणु संस्थाएं उन पर प्रतिबंध लगाए गए थे उन्हें समाप्त करने की घोषणा यूएसए ने की है। और ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि एक परमाणु समझौता जो मनमोहन सिंह के समय हुआ था, जो हमारे प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह जी, इनके समय हुआ था 1, 2, 3 जो समझौता है, तो इनका अभी हाल ही में निधन हुआ है और अभी परमाणु जो प्रतिबंध लगाए थे यूएसए ने भारत पर उन्हें हटा दिया है, तो इसलिए यह भी इम्पोर्टेंट बनता है। 1974 में जब हमने ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा के तहत पोखरण में प्रथम जो परमाणु परीक्षण किए थे, इस समय हमारी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थे। इसके बाद हमने दूसरा परमाणु परीक्षण किया था 1998 में ऑपरेशन शक्ति के तहत हमने फिर पोखरण में जो परमाणु परीक्षण किया था, दूसरी बार सफल परमाणु परीक्षण, इस समय हमारे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। तो जो 1998 में हमने परमाणु परीक्षण किए थे पोखरण में, उसके बाद यूएसए ने जो भारतीय संस्था है बार्क, इस पर प्रतिबंध लगा दिया था। और जो परमाणु संस्थान है हमारे, जैसे इन परमाणु संस्थानों पर बैन लगाया था यूएसए ने, जैसे कि बार्क, अर्थात इनको जो अब परमाणु ईंधन है यूरेनियम, उसे सप्लाई नहीं किया जाएगा, क्योंकि यह बिजली बनाने, शांतिपूर्ण उपयोग की जगह यह बम बनाने और जो विनाशक हथियार है उन्हें बनाने में इसका प्रयोग कर रहे हैं यूरेनियम का। तो यूएसए ने 1998 के परमाणु परीक्षण के बाद भारत के संस्थानों पर बैन लगा दिया था और इस बैन को हटा दिया गया है यूएसए के द्वारा। 2008 में 1, 2, 3 समझौता होता है, तो ये डेट आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी, यह वर्ष 2008। तो 2008 में 1, 2, 3 एग्रीमेंट होता है और इंडिया की तरफ से मनमोहन सिंह, हमारे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी, और यूएसए की ओर से वहाँ के राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने इसमें शामिल हुए थे और इनके मध्य यह समझौता होता है। अगर परमाणु ईंधन की बात करें तो यूरेनियम का उपयोग कहाँ, बिजली में करेंगे। परमाणु ईंधन का उपयोग अब कहा गया है कि जो 2008 में 1, 2, 3 समझौता हुआ था, इसमें बातचीत हुई थी कि जो परमाणु ईंधन है, यूरेनियम है परमाणु ईंधन, इसका उपयोग अब बिजली बनाने के लिए किया जाएगा, ना कि हथियार बनाने के लिए। तो यूएसए ने भारतीय परमाणु संस्थान पर से अब बैन है यह हटाने की घोषणा कर दी है। तो 2008 में 1, 2, 3 समझौता हुआ था यूएसए के साथ और ये परमाणु जो यूरेनियम है उससे संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर बात करें मनमोहन सिंह जी, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी की, तो अभी इनका निधन हुआ। इन्हें पद्म विभूषण कब मिला था, तो 1987 में इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। इनकी बुक कौन से प्रसिद्ध, तो चेंजिंग इंडिया इनकी प्रसिद्ध बुक है। 2004 से 2014 तक यह 2 कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री रहे हैं भारत के। इसके अतिरिक्त यह प्रधानमंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर, आरबीआई के गवर्नर और यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यूजीसी के भी हेड रहे हैं मनमोहन सिंह जी। बार्क की अगर बात करें, भाभा परमाणु संयंत्र, भाभा परमाणु एटॉमिक रिसर्च, तो डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा भारत में परमाणु विज्ञान के जनक है और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है बार्क का, तो ट्राम्बे महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर है। भारत में यूरेनियम की कौन सी खदान है, तो यहाँ जो झारखंड है, झारखंड में हमें एक खदान मिलती है जादूगोड़ा, यह भारत में यूरेनियम की खदान है। इसके अलावा जो परमाणु ईंधन है भारत में किस रूप में पाया जाता है, तो अगर केरल में देखोगे तो यहाँ पर एक रेत है मोनोजाइट रेत। कौन सी रेत है, मोनोजाइट। यहाँ पर हमें थोरियम की प्राप्ति होती है। क्या, थोरियम की प्राप्ति होती है हमें मोनोजाइट रेत से, जो केरल के तट पर है। तो यह परमाणु ईंधन के रूप में इसका भी प्रयोग किया जा सकता है। और यूरेनियम कहाँ से मिलता है, जादूगोड़ा झारखंड से। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में रानी हत्शेपसूत लगभग 1539 से 1292 ईसा पूर्व की यह रानी थी, रानी हत्शेपसूत, और इनसे जुड़े हुए मंदिर की खोज कहाँ पर हुई है, तो मिस्र में इतने प्राचीन इनसे जुड़े हुए रानी हत्शेपसूत से जुड़े हुए जो मंदिर है यह प्राप्त हुए मिस्र में। रानी हत्शेपसूत, यह इससे जुड़े हुए मंदिर की खोज हुई है मिस्र में। इतने प्राचीन मंदिर यहाँ पर मिले हैं और यहाँ मिस्र में जो कुछ शासिकाएँ थी उन्होंने शासन किया था,
उसमें से एक है रानी हत्शेपसुत। तो इनके मंदिर मिले हैं इनके समय के। तो यह नील नदी के पश्चिमी तट पर मिस्र में इन जो हत्शेपुस्त रानी हत्शेपुत है इन मंदिरों की खोज की गई है। और इसके वास्तुकार कौन है? तो जो सेन-मूट है इन मंदिरों के वास्तुकार रहे हैं। जो रानी हत्शेपुस्त थे इनके जो वास्तुकार थे यह सेन-मूट थे। तो यहाँ पर सेन-मूट का नाम मिला है इन मंदिरों पर, इसलिए यह कहा गया है कि रानी हत्शेपुस्त से जुड़े हुए मंदिर है यह। अगर बात करें मिस्र की तो काहिरा जो मिस्र की राजधानी है और मिस्र को नील नदी का वरदान कहा जाता है। और शर्म अल शेख जो मिस्र का शहर है यहाँ पर कोप 28 का आयोजन होता है। पिछली बार कोप 28 का आयोजन कहाँ पर हुआ था? मिस्र के शर्म अल शेख में हुआ था। और यहाँ के किसानों को क्या कहा जाता है? जो कपास की खेती करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो फेल्लाह कहा जाता है मिस्र के किसानों को, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम नील नदी के बारे में देखें तो नील नदी यह विश्व की सबसे लंबी नदी है। तो इसका उद्गम कहाँ से होता है? तो जो विक्टोरिया झील है, अफ्रीका महाद्वीप में एक झील है विक्टोरिया झील से व्हाइट नील का उद्गम होता है। और जो विक्टोरिया झील है यह ऐसी झील है जिससे होकर भूमध्य रेखा गुजरती है। अर्थात विक्टोरिया झील को भूमध्य रेखा दो भागों में बांटती है 0 डिग्री अक्षांश रेखा। एक झील है टाना झील से एक नदी का उद्गम होता है, उसका नाम है ब्लू नील। तो वाइट नील यह विक्टोरिया झील से निकलती है और टाना झील से ब्लू नील का उद्गम होता है। यह नदियाँ प्रवाहित होते हुए ब्लू नील और जो वाइट नील है आगे प्रवाहित होते हुए यह एक स्थान पर मिलती है खार्तूम में। जो वाइट नील और ब्लू नील है यह खार्तूम में मिलती है, इसके बाद यह आगे प्रवाहित होती है, तो इसे नील नदी कहा जाता है दोनों के मिलन के बाद। तो जो ब्लू नील और वाइट नील है इन दोनों का संगम कहाँ पर होता है? खार्तूम में होता है। और खार्तूम सूडान की राजधानी है। नील नदी पर ही एक बांध है मिस्र में, आसवान बांध किस पर है? नील नदी पर है मिस्र में। और इसके मुहाने पर एक पोर्ट है जिसको सिकंदर पोर्ट भी कहा जाता है, जिसे सिकंदर पोर्ट कहा जाता है। इसके मुहाने पर जो पोर्ट है सिकंदर या एलेक्जेंडर पोर्ट भी कहा जाता है इसे। और विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो यह नील नदी है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में क्लाउड SEK की रिपोर्ट के अनुसार साइबर हमलों के मामलों में भारत का वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान है? तो क्लाउड SEK की रिपोर्ट आई है, इसके अनुसार भारत साइबर हमलों के मामले में विश्व में दूसरे स्थान पर है। साइबर हमले जो कि टारगेटेड कंट्रियों पर किए जाते हैं, तो सबसे ज़्यादा टारगेट कंट्री कौन रही है साइबर हमलों में? तो USA पहले स्थान पर रहा है। यहाँ पर कुल 140 हमले हुए 2024 में साइबर अपराध। दूसरे स्थान पर साइबर अपराध की सूची में भारत रहा है, जहाँ पर 95 संस्थानों के डेटा चुराए गए और 95 संस्थाओं की जो जानकारी है, गुप्त जानकारियाँ, वह जो साइबर हमला है उसके द्वारा ली गई। तो दूसरे स्थान पर इंडिया है साइबर हमलों में और तीसरे स्थान पर इजराइल का स्थान है विश्व में। और एक जो प्रमुख साइबर हमला था या साइबर वायरस था जो कौन सा था? तो रेनसैमवेयर है, यह एक प्रमुख जो मालवेयर है यह था। मालवेयर क्या होता है? तो दुर्भावना से तैयार किए गए सॉफ्टवेयर को क्या मालवेयर कहा जाता है, जो दूसरों के जो डाटा है उनको क्षति पहुंचाता है। तो रेनसैमवेयर जो ये मालवेयर था यह बहुत चर्चा में रहा था, अर्थात ये जो वायरस था सबसे ज़्यादा साइबर हमलों में प्रयोग किया गया है रेनसैमवेयर का। साइबर अपराध सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत 10वें स्थान पर है। जेंडर गैप इंडेक्स में 129वां स्थान है भारत का। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में 93, रूल ऑफ लॉ सूचकांक में भारत का 79 80वां स्थान है। एशिया पावर इंडेक्स में तीसरे स्थान पर है भारत। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स मानव विकास सूचकांक में 134वां स्थान है। इंटरनेट शटडाउन में भारत का विश्व में पहला स्थान है। प्रकृति संरक्षण सूचकांक में हमारा इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन में 176वां स्थान है। और जेंडर इनइक्वलिटी इंडेक्स में 108वें स्थान पर है भारत। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में 23वां और इस साल का पहला दिव्य कला मेला कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो 23वें क्रम का है यह और इस साल 2025 वर्ष का पहला मेला है। एक वर्ष में 3-4 बार भी इनका आयोजन होता है दिव्य कला मेलों का। तो इसका आयोजन कहाँ पर? गुजरात में हुआ है। दिव्य कला मेला इसका 23वें क्रम का संस्करण है और 2025 का पहला मेला है। इसका आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो इसका होस्ट गुजरात रहा है। गुजरात के जो वडोदरा में अकोटा स्टेडियम में यहाँ पर दिव्य कला मेले का आयोजन हुआ है। और इसकी थीम क्या रखी गई है? तो वोकल फॉर लोकल इसकी थीम रखी गई है, अर्थात स्थानीय उत्पादकों को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। और 11 दिनों के लिए यह दिव्य कला मेले का आयोजन होगा। और इसका आयोजन
कौन करवाता है? तो जो हमारा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय है, इसके द्वारा इसे आयोजित कराया जाता है। जो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय है, यह पेंशन के लिए, वृद्धों के लिए और दिव्यांगजन होते हैं उनके लिए कार्य करता है। और जो दिव्यांग कलाकार होते, इस दिव्य कला मेले में जो दिव्यांग कलाकार होते, उनके उत्पादों को बेचने के लिए प्रमोट किया जाता है तथा जो दिव्यांग कलाकार है उन्हें आर्थिक रूप से सशक्तिकरण, उनको आर्थिक रूप से सशक्त बनाने का प्रयास किया जाता है दिव्य कला मेले में। कुछ मेले देखते, सूरज कुंड मेले का आयोजन कहाँ पर होता है? तो हरियाणा के फरीदाबाद में इसका आयोजन होता है। हॉर्नबिल महोत्सव कहाँ पर होता है? तो यह नागालैंड में होता है। हॉर्नबिल उत्सव 1 दिसंबर से 10 दिसंबर तक मनाया जाता है यह, और हॉर्नबिल उत्सव को ही त्योहारों का त्योहार, फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल भी कहा जाता है। सबसे बड़ा पशु मेले का आयोजन कहाँ पर होता है? तो बिहार के सोनपुर में सबसे बड़ा पशु मेला लगता है। जोनबिल मेला कहाँ पर आयोजित होता है? तो असम में लगता है जोनबिल मेला। और जो अंबुबाची का मेला है, ये भी कहाँ पर लगता है? असम में लगता है। माँ कामाख्या का मंदिर है, यहाँ पर अंबुबाची मेले का आयोजन। अगर बात करें वडोदरा में ही भारत की फर्स्ट प्राइवेट असेंबली लाइन कहाँ पर स्थापित की गई है? तो भारत की फर्स्ट प्राइवेट असेंबली लाइन वडोदरा में स्थापित की गई है। टाटा और जो एयरबस है, स्पेन की कंपनी टाटा और एयरबस के द्वारा भारत की पहली प्राइवेट असेंबली लाइन स्थापित की गई है। और यहाँ पर C295 विमान है, C295 विमान, इनका निर्माण किया जाएगा टाटा और एयरबस के द्वारा। ये आपको ध्यान रखना है कि हम C29 विमान भी किससे खरीद रहे हैं? स्पेन से खरीद रहे हैं, आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में दिवंगत पूर्व राज्यसभा सदस्य प्रतीश नंदी कौन थे? तो जो प्रतीश नंदी है, यह वरिष्ठ पत्रकार थे और यह राज्यसभा के सदस्य भी रहे हैं और यह फिल्म निर्माता भी थे। तो प्रतीश नंदी अभी हाल ही में इनका निधन हो गया है और ये एक पत्रकार थे। इनका जन्म कहाँ पर होता है? तो भागलपुर बिहार में इनका जन्म होता है और यह एक पत्रकार, फिल्म निर्माता और राज्यसभा सदस्य भी रहे हैं। अगर बात करें इनकी प्रमुख कविताएं कौन कौन सी है? तो कलकत्ता अगर तुम मुझे निर्वासित कर दो, तो इनकी प्रसिद्ध कविता है प्रीतिश नंदी जी की। जो भागलपुर है, यहाँ की कौन सी कला प्रसिद्ध है? तो मंजूषा कला कहाँ पर की प्रसिद्ध है? भागलपुर की। और मधुबनी कला कहाँ की प्रसिद्ध है? मिथिला की मधुबनी कला, मधुबनी कला है, यह प्रसिद्ध है। तो कलकत्ता अगर तुम मुझे निर्वासित कर दो, यह प्रीतिश नंदी जी की प्रमुख कविता है। इन्होंने किन फिल्मों का निर्माण किया है? तो चमेली, प्यार के साइड इफेक्ट, जो चमेली और प्यार के साइड इफेक्ट जो फिल्में हैं, इनका निर्माण किया गया है। और साइड इफेक्ट तो आप सबको पता होगा, एक होगा जो कि लास्ट में दिखाई देता है, बर्बादी, प्यार के साइड इफेक्ट। अगर बात करें स्थापना की, इन्होंने किस संस्था या किस एनजीओ की स्थापना की है? तो जो पीपल फॉर एनिमल, जो पीपल फॉर एनिमल है, इस संस्था की स्थापना, इस एनजीओ की स्थापना की थी इन्होंने, जो जीव है उन्हें बचाने के लिए, जो जैव विविधता है उसके संरक्षण के लिए। अभी हाल ही में जाकिर हुसैन जी का भी निधन हुआ है और ये किस वादन से संबंधित है? तबला वादक का संबंध था जाकिर हुसैन से। इन्हें पद्म भूषण से 2002 में और पद्म विभूषण से, भारत के सेकेंड सर्वोच्च पुरस्कार पद्म विभूषण से इन्हें 2023 में सम्मानित किया गया था। राजीव तारानाथ, इनका भी निधन हुआ है, सरोद वादक से संबंधित थे। यामिनी कृष्णमूर्ति, इनका भी निधन हुआ है, यह भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी से संबंधित थी। अ पैशन ऑफ डांस इनके ऑटोबायोग्राफी है। राम नारायण अग्रवाल, इनका भी निधन हुआ है और ये अग्नि मिसाइल से जुड़े हुए, अग्नि मिसाइल के निर्माण में इनका प्रमुख योगदान रहा है, राम नारायण अग्रवाल जी का। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, हाल ही में अनाहत सिंह ने अंडर 17 जूनियर स्क्वैश ओपन 2025 कहाँ जीता है? तो अंडर 17 जूनियर स्क्वैश ओपन 2025 ब्रिटेन में जीता है अनाहत सिंह के द्वारा। अंडर 17 जूनियर स्क्वैश ओपन, इसका होस्ट कौन था? तो बर्मिंघम, यूनाइटेड किंगडम, बर्मिंघम ब्रिटेन इसका होस्ट था। और यहाँ पर विजेता कौन रही है? तो अनाहत सिंह विजेता रही है और इन्होंने तीसरी बार जीता है इस खिताब को और ये स्क्वैश की खिलाड़ी है, तो आपको ध्यान रखना है, तीसरी बार जीता है। अंडर 11 और अंडर 15 भी इसके पहले यह जीत चुकी है और अंडर 17 इस बार जीता है अनाहत सिंह के द्वारा और स्क्वैश की खिलाड़ी है, ये आपको याद रखना है। इन्होंने किसे पराजित किया है? तो जो मिस्र की मलिका थी उन्हें पराजित करके जूनियर स्क्वैश ओपन जो खिताब जीता है अंडर 17 कैटेगरी में। बर्मिंघम की बात करें तो 2022 के जो राष्ट्रमंडलीय खेल हुए थे, राष्ट्रमंडलीय खेल अर्थात जो कॉमनवेल्थ गेम थे, इनका आयोजन कहाँ हुआ था? बर्मिंघम में हुआ था। 2026 के राष्ट्रमंडलीय खेल ग्लासगो स्कॉटलैंड में होने वाले और पहली बार जो राष्ट्रमंडलीय खेल है इनका आयोजन कहाँ पर हुआ था? तो 1930 में कनाडा के हैमिल्टन में इनमें पहली बार आयोजन होता है राष्ट्रमंडलीय खेलों का। नेक्स्ट प्रश्न है,
हाल ही में ऑनलाइन वन्य जीव अपराध संबंधित एफआईआर दर्ज करने के लिए गरुड़ाक्षी पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो गरुड़ाक्षी पोर्टल को कर्नाटक सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है और ऑनलाइन आप जो वन्य जीव अपराध है उनसे संबंधित जो एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं। गरुड़ाक्षी पोर्टल यह कर्नाटक सरकार ने लॉन्च किया है और वन अतिक्रमण, कहीं पर वनों का अतिक्रमण होता है, अवैध कटाई होती है, कहीं अवैध शिकार होता है, तो उसे रोकने के लिए गरुड़ाक्षी पोर्टल को लॉन्च किया है। इसके तहत आप ऑनलाइन एफआईआर दर्ज कर सकते हैं। और सिप एयर ऐप है, यह किसने लॉन्च किया है? तो सिप्ला कंपनी इसने सिप एयर ऐप को लॉन्च किया है और इसका उद्देश्य जो अस्थमा है उसकी जांच करना, अस्थमा या दमा है उसकी जांच करना, इसका उद्देश्य सिप एयर ऐप का। तो गरुड़ाक्षी पोर्टल कर्नाटक सरकार ने सिप एयर ऐप यह सिप्ला कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया है। कुछ पोर्टल है उन्हें देख लेते हैं। शेरनी पोर्टल अभी जो यूजीसी है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, उसके द्वारा लॉन्च किया गया था। प्रवाह ऐप आरबीआई ने लॉन्च किया था। ई साक्षी ऐप यह एमपी लेट्स परियोजना के लिए चलाया गया था, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट के लिए। सी विजिल ऐप हमारे निर्वाचन आयोग के द्वारा चलाया गया था। संज्ञान ऐप यह आरपीएफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के द्वारा चलाया था, जो हमारे 3 नए आपराधिक कानून आए हैं उनके प्रति जागरूकता के लिए। लोकपत मोबाइल ऐप मध्य प्रदेश सरकार लॉन्च करती है। सेवा और सारथी ऐप यह कौन लॉन्च करता है? तो सेबी ने लॉन्च किया था सेवा और सारथी। नेक्स्ट प्रश्न है अंतिम, हाल ही में चर्चा में रही हाउ इंडिया स्केल्ड MTG20 पुस्तक का संबंध किससे है? तो हाउ इंडिया स्केल्ड MTG20 पुस्तक का संबंध किससे है? तो इनका संबंध अमिताभ कांत जी से। यहाँ पे लिखा उन्हें जो अमिताभ कांत जी, इससे इसका संबंध है इस पुस्तक का। तो भारत ने G20 के आयोजन को किस तरह सफल बनाया है इसका वर्णन किया गया है और अमिताभ कांत जी की पुस्तक है यह। तो भारत ने G20 के आयोजन को सफल कैसे बनाया इसका वर्णन किया गया है और जो अमिताभ कांत जी इनकी पुस्तक है यह। और G20 2023 में इन्हें शेरपा बनाया गया था, अर्थात ये मुख्य लीडर थे प्रधानमंत्री के साथ G20 के आयोजन में। तो इन्होंने इस पर पुस्तक लिखी है कि भारत ने G20 को कैसे सफल बनाया, अमिताभ कांत जी के द्वारा। नीति आयोग के CEO भी रह चुके अमिताभ कांत जी। इनकी पुस्तक कौन सी है प्रसिद्ध? तो मेक इन इंडिया इनकी पुस्तक है अमिताभ कांत जी की प्रसिद्ध। G20 2023 की बात करें तो इसकी थीम क्या रखी थी हमने? तो वसुधैव कुटुंबकम, एक धरती एक परिवार एक भविष्य, हमने इसकी थीम रखी थी। और होस्ट कहाँ था, कहाँ इसका आयोजन हुआ था? तो भारत मंडपम नई दिल्ली में इसका आयोजन हुआ था G20 2023 का। सुमन बेरी जी की अगर बात करें तो नीति आयोग के वर्तमान में उपाध्यक्ष कौन है? सुमन बेरी जी है। नीति आयोग योजना आयोग का कब स्थान लेता है? तो 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग योजना आयोग का स्थान लेता है। प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं और वर्तमान में नीति आयोग के CEO कौन है? तो BVR सुब्रमण्यम जी यह नीति आयोग के CEO है वर्तमान में, ये आपको ध्यान में रखनी है। तो आज की करंट अफेयर्स की क्लास को हमने बहुत अच्छे से समझने की कोशिश की है। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और अगर आपका कुछ सजेशन भी है वीडियो के बारे में तो अपना सजेशन भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।